मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने एपिटोप और पेरिटोप के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी की संरचना। और इस संरचना यानी डायग्राम बना के हम इसको समझेंगे और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि डायग्राम बनाने पर हमें पता चल जाएगा कहाँ इन जाएगा, कहाँ कैसे आएगा और कहाँ कौन सा शब्द आएगा। तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर क्या होता है कि प्रतिरक्षी का आकार होता है वो वाई के समान होता है। एबीसीडी के वाई अक्षर होता है, उसके समान प्रतिरक्षी का आकार होता है। प्रतिरक्षी 4 प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से 2 बड़ी व भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 छोटी व हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। 2 बड़ी व भारी श्रृंखला यानी हायर चेन और 2 हल्की और छोटी श्रृंखला यानी लोअर चेन। फिर हम देखते हैं एक भारी में एक हल्की श्रृंखला होती है, वो मिलकर के एक द्विलक का निर्माण करती है। एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के द्विलक का निर्माण करती है। 2 द्विलक आपस में मिलने पर प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया, 2 द्विलक आपस में मिलने से प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। द्विलक में दोनों श्रृंखलाएं कौन कौन सी, एक भारी और एक हल्की श्रृंखला। द्विलक में दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, इसे याद रखना भी। द्विलक में दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। क्वेश्चन पूछ ले कोई कि भाई प्रतिरक्षी की श्रृंखला के अंदर या संरचना के अंदर जो द्विलक बनता है उसमें दोनों श्रृंखलाएं कौन से बंध से जुड़ी होती हैं, तो डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। प्रत्येक बड़ी व भारी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं। हम देखते हैं प्रतिरक्षी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। पीछे हमने पढ़ा था कि प्रतिरक्षी एक प्रकार की प्रोटीन है और प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है अमीनो अम्ल, यानी विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो प्रतिरक्षी भी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। तो प्रत्येक बड़ी व भारी श्रृंखला के अंदर 440 अमीनो अम्ल होते हैं और प्रत्येक छोटी व हल्की श्रृंखला के अंदर कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 220, यानी उसके आधे। एक के अंदर भारी के अंदर 440 हो गए तो दोनों के अंदर कितने हो गए, 880। और प्रत्येक छोटी और हल्की श्रृंखला के अंदर 220 है तो दोनों के अंदर हो गए 440। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला होती है, उसके 2 भाग होते हैं, एक तो स्थिर भाग और एक अस्थिर भाग। स्थिर भाग होता है वो अपनी गति प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि अस्थिर भाग होता है वो प्रतिजन के आकार के अनुसार अपनी गति करता रहता है। तो पहला तो आ जाएगा अस्थिर भाग और दूसरा रहेगा स्थिर भाग। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला अस्थिर भाग। तो अस्थिर भाग किधर होता है, NH2 समूह यानी अमीनो समूह की ओर। यह NH2 समूह की ओर होता है। इसे कैपिटल F A और B से प्रदर्शित करते हैं। इसे FAB से प्रदर्शित करते हैं। यह भाग
प्रतिजन से क्रिया करता है, क्या करता है? क्रिया। यानी ये भाग क्या होता है? अस्थिर भाग। अस्थिर मीन्स जो स्थिर नहीं होता है, हिलता डुलता रहता है या फिर अपनी प्रतिजन के अणु के आकार के अनुसार अपना साइज बदलता रहता है, इसीलिए इसे अस्थिर कहते हैं। ये NH2 समूह की ओर होता है, इसे FAB से प्रदर्शित करते हैं और यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कोई, स्थिर भाग और अस्थिर भाग में से कौन सा भाग प्रतिजन से क्रिया करता है? तो अस्थिर भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। अब दूसरा देखते हैं हम, स्थिर भाग। दूसरा देखते हैं स्थिर भाग, और यह किधर होता है? कार्बोक्सिलिक समूह की ओर। यह COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह की ओर स्थित होता है। ये कार्बोक्सिलिक समूह की ओर होता है और इसे FC से प्रदर्शित करते हैं। इसे FC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला के दो पार्ट होते हैं, एक तो अस्थिर पार्ट और दूसरा स्थिर पार्ट। तो अस्थिर पार्ट उसे कहते हैं जो प्रतिजन के अणु के आकार के अनुसार अपना साइज बदलता रहता है, उसे अस्थिर भाग कहते हैं। और ये NH2 अमीनो समूह की ओर स्थित होता है, इसे FAB से प्रदर्शित करते हैं। यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। क्वेश्चन पूछ रहे अस्थिर भाग और स्थिर भाग में से कौन सा भाग प्रतिजन से क्रिया करता है? तो कौन सा करेगा? अस्थिर भाग। आगे आता है स्थिर भाग। यह भाग COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह की ओर स्थित होता है, इसे FC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं हिंज। इसमें एक भाग आता है हिंज। हिंज। अब प्रतिरक्षी के दोनों पार्टों की यानी दोनों श्रृंखलाओं की जहां से उत्पत्ति यानी अलग अलग होती हैं, वहां से वो भाग होता है, वो कैसा होता है? लचीला होता है। और इस लचीले भाग को हम क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं। प्रतिरक्षी के वाई आकार, प्रतिरक्षी के वाई आकार में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं। दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, जिन्हें हिंज कहते हैं, जिन्हें हिंज या कब्जा, हिंज या कब्जे कहते हैं। ठीक है। अब ये हो गया मान लो हमारा प्रतिरक्षी वाई आकार का। ठीक है। अब इसका ये भाग होता है, ये दोनों भुजाएं अलग हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? हिंज कहेंगे। और ये भाग कैसा है? लचीला है। अब इस हिंज का कार्य क्या हो जाएगा? हिंज का कार्य। ठीक है। तो हिंज के कार्य क्या हो जाएंगे? ये प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु के आकार को ग्रहण करने में मदद करता है या क्रिया करने में सहायक होता है। तो हिंज का कार्य हो जाएगा लचीला होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर, लचीला होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु को ग्रहण कर अभिक्रिया करने में सहायता करते हैं। अब हिंज देखते हैं तो प्रतिरक्षी के
वाही आकार में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल, यानी दोनों भुजाएं अलग अलग यहाँ से हो रही है, दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं। यह भाग कैसा होता है? लचीला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंज या कब्जे कहते हैं। फिर कोई क्वेश्चन पूछ ले हिंज का कार्य क्या होता है, तो हिंज का कार्य होता है लचीला होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को, यानी इस भाग को, प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु को ग्रहण कर अभिक्रिया करने में सहायता करता है। यह हिंज का कार्य होता है, तो इसे नोट कर लो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी की संरचना। और प्रतिरक्षी की संरचना में आपको बताया था कि प्रतिरक्षी की संरचना वाई के आकार की होती है, तो ये वाई के आकार की दिख रही है। इसमें हमने पढ़ा था एक बार दो भारी चेन होती है और दो हल्की चेन या हल्की श्रृंखलाएं होती है। तो ये दोनों तो लंबी वाली क्या हो गई? भारी या बड़ी श्रृंखला, और ये दोनों छोटी वाली हल्की श्रृंखला हो गई या फिर छोटी श्रृंखला हो गई। तो इन दोनों को तो हम क्या कह देंगे? भारी श्रृंखला, भारी श्रृंखला या बड़ी श्रृंखला, ठीक है, या फिर IHH। और इसको हम क्या देंगे? इसको और इसको हम क्या कह देंगे? लोअर श्रृंखला या फिर हल्की श्रृंखला या छोटी श्रृंखला, लोअर चेन, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के द्विलक का निर्माण करती है। तो इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? द्विलक प्राप्त होगा। तो एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला आपस में कौन से बंध से जुड़ी होती हैं? आपको बताया था, याद करो, अंडरलाइन करवा के, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा? डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। ये आपस में किससे जुड़ी होगी? डाइसल्फाइड बंध से। ये भी इधर डाइसल्फाइड बंध से। और ये दोनों भारी श्रृंखलाएं भी आपस में किससे जुड़ी होगी? डाइसल्फाइड बंध से। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई दोनों श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखलाएं और एक भारी और एक हल्की श्रृंखला किससे जुड़ी होती है? तो डाइसल्फाइड बंध। किससे? डाइसल्फाइड बंध। इनको और इनको हम क्या कह देंगे? डाइसल्फाइड बंध, ठीक है, डाइसल्फाइड बंध। अब हमने पढ़ा था कि भाई कौन सी श्रृंखला परिवर्तनशील होगी या फिर अस्थिर होगी और कौन सी श्रृंखला स्थिर होगी। दोनों श्रृंखलाओं में, इन दोनों श्रृंखलाओं में परिवर्तनशील और स्थिर भाग है। भारी वाली में भी है और हल्की वाली में भी है। तो भारी वाली के अंदर देखो, इधर ये ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम क्या कह देंगे? परिवर्तनशील श्रृंखला या फिर अस्थिर श्रृंखला। क्या कह देंगे? अस्थिर श्रृंखला। ये इतना पार्ट, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि ये जो पार्ट होता है अस्थिर श्रृंखला कौन से समूह की ओर होता है? NH2 समूह, यानी अमीनो समूह की ओर। और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक समूह। तो ऐसा इस श्रृंखला में हो जाएगा COH कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 अमीनो समूह। और ये पार्ट कैसा हो जाएगा? इतना अस्थिर पार्ट या फिर परिवर्तनशील से हो सकता है। आया समझ में? और इसमें छोटी वाली श्रृंखला के अंदर भी देखो, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील श्रृंखला, परिवर्तनशील श्रृंखला या अस्थिर श्रृंखला, ठीक है। और इधर वाला पार्ट हो जाएगा NH2 समूह और इधर नीचे हो जाएगा COH यानी कार्बोक्सिलिक समूह। इसमें भी ऐसा ही होगा, कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह NH2 समूह। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि ये जो अस्थिर भाग होता है यानी परिवर्तनशील जो भाग होता है, वहां पर क्या आके फंसता है? प्रतिजन, यानी बाहर से आने वाला रोगाणु यहाँ पे आके फंसता है। तो इसके लिए देखो, ये श्रृंखलाएं हैं भारी और हल्की श्रृंखला, उन्होंने प्रतिजन के आने के लिए अपना आकार निर्धारित कर लिया। इसको यहाँ पे क्या करना है? फंसाना है प्रतिजन को, उसके ऊपर क्या करनी है? क्रिया करनी है। तो यहाँ पर क्या होगी? प्रतिजन के विरुद्ध क्रिया होगी। तो इन्हें हम क्या कह देंगे?
प्रतिजन क्रिया स्तर, क्या कह देंगे, प्रतिजन क्रिया स्तर, यहां पे लिख देते हैं प्रतिजन क्रिया स्तर। तो कौन सा हो गया प्रतिजन क्रिया स्तर, ये देखो ये चिन्ह बने हुए हैं, ये कौन से हो गए, प्रतिजन क्रिया स्तर। तो ये तो हो गई हमारी परिवर्तनशील भारी श्रृंखला, और ये हो गई स्थिर भारी श्रृंखला। कैसी होगी, स्थिर भारी श्रृंखला। ठीक है, अब इसमें भी हम देख लेते हैं, यह तो परिवर्तनशील हल्की श्रृंखला, और इसे हम क्या कह देंगे, स्थिर हल्की श्रृंखला, स्थिर हल्की श्रृंखला। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बंध पाए जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे, डाइसल्फाइड बंध। तो ये हमारी श्रृंखला हो गई। इसमें हमने लास्ट में एक पार्ट या फिर एक शब्द और पढ़ा था, हिंज या फिर हिंज का क्षेत्र पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि वाई आकार के प्रतिरक्षी में जहां से दोनों श्रृंखलाएं अलग होती है, उद्गम होता है, वहां पर लचीला पार्ट होता है या फिर लचीला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिंज। यानी इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हिंज क्षेत्र। क्या कहते हैं, हिंज क्षेत्र। और ये हिंज क्षेत्र क्या होता है, लचीला होता है, यानी दोनों श्रृंखलाओं के जहां से अलग अलग दिशाओं में जा रही है, इस उद्गम स्थल को हम क्या कहेंगे, हिंज का क्षेत्र कहेंगे। और हिंज का क्षेत्र क्या होता है, अत्यंत लचीला होता है। और हिंज के क्षेत्र का कार्य क्या हो जाएगा, लचीला होने के कारण ये हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को, प्रतिरक्षी का अस्थिर भाग यही है, प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे मोटे अणु को ग्रहण करने के लिए सहायता प्रदान करता है, यानी इधर उधर इसको गति करवाने में सहायक होता है। तो यह तो होगी हमारी प्रतिरक्षी की संरचना। आया समझ में? तो इसको हम देख लेते हैं वापस। प्रतिरक्षी की संरचना ABCD के Y अक्षर के समान होती है, ये दिखाई दे रही है आपको। प्रतिरक्षी की संरचना में दो भारी व दो हल्की श्रृंखलाएं होती है, यही पढ़ा था हमने। तो ये देखो, ये दो तो भारी हो गई श्रृंखलाएं और ये दो हल्की श्रृंखलाएं हो गई। तो प्रतिरक्षी की संरचना में दो भारी व दो हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, हो गया ये भी। अब हमने ये पढ़ा था कि एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, द्विविलक का निर्माण करती है। तो इन दोनों के मिलने को हम क्या कह देंगे, द्विविलक कह देंगे। क्या कह देंगे, द्विविलक। एक भारी श्रृंखला और दूसरी हल्की श्रृंखला आपस में मिलकर के द्विविलक का निर्माण करती है। द्विविलक के अंदर भारी और हल्की श्रृंखलाएं, दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, यही हमने पढ़ा था। ये देखो, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध आ रहा है, डाइसल्फाइड बंध। भारी श्रृंखलाओं के बीच में भी कौन सा आ रहा है, डाइसल्फाइड बंध। ठीक है, अब हमने पढ़ा था प्रत्येक भारी या बड़ी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं, यानी प्रत्येक के अंदर कितने होंगे, 440 अमीनो अम्ल। प्रत्येक बड़ी श्रृंखला, यानी ये कितनी है, दो श्रृंखला, प्रति एक, यानी एक के अंदर 440 अमीनो अम्ल है तो दो के अंदर कितना हो गए, 880 अमीनो अम्ल हो गए। फिर हमने पढ़ा था प्रत्येक छोटी और हल्की श्रृंखला के अंदर 220 अमीनो अम्ल होते हैं। तो इन दोनों श्रृंखलाओं के अंदर एक ये और एक ये, इन दोनों के अंदर प्रत्येक के अंदर कितने होते हैं, 220 अमीनो अम्ल। एक के अंदर 220 है तो दोनों के अंदर कितने हो गए, 240 अमीनो अम्ल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्रत्येक भारी में हल्की श्रृंखला के दो पार्ट होते हैं। एक तो पढ़ा था अस्थिर भाग और दूसरा पढ़ा था स्थिर भाग। अस्थिर भाग, स्थिर भाग। ठीक है, अस्थिर भाग उसे कहते हैं, ये NH2 समूह की ओर होता है। किधर होता है, NH2 समूह। ये देखो ऊपर कौन सा समूह है, NH2, और ऊपर ही क्या है, परिवर्तनशील या अस्थिर भाग। इसे FAB से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं, FAB से, भारी वाले को। ठीक है, भारी और हल्के दोनों को FAB से प्रदर्शित करते हैं, अस्थिर भाग को। फिर आगे आता है हमारा स्थिर भाग या अपरिवर्तनशील श्रृंखला। इसे हम FC से प्रदर्शित करते हैं और ये
कार्बोक्सिलिक समूह की ओर स्थित होता है, यानी COH कार्बोक्सिलिक समूह की ओर कौन सा भाग है, स्थिर श्रृंखला स्थित है। फिर हमने पढ़ा था हिंज का क्षेत्र, और हिंज का क्षेत्र क्या होता है यह हमने पढ़ा था। प्रतिरक्षी के वाई आकार में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंज का क्षेत्र कहते हैं। तो प्रतिरक्षी का ये वाई आकार है, इसके दोनों भुजाएं अलग अलग हो रही है, यहाँ पे उद्गम स्थल है, तो इसका ये पार्ट होता है, ये पार्ट कैसा होता है, लचीला होता है, और इस लचीले पार्ट को हम हिंज का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। फिर हमने अगला पार्ट पढ़ा था हिंज का कार्य, और हिंज के कार्य क्या हो जाएंगे, तो हिंज का कार्य हो जाएगा कि हिंज लचीला होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अणु यानी प्रतिरक्षी के आकार को या फिर अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु के अनुसार परिवर्तन करने में सहायता करता है। यह हिंज का कार्य हो गया। और जहां पर ये चिन्ह हमें अंकित दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कह देंगे प्रतिजन क्रिया स्थल, यानी यहाँ पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी की क्या होगी, क्रिया होगी। तो इसे नोट कर लो आप। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार। तो प्रतिरक्षियों के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। Ig इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन हमने पीछे प्रोटीन में पढ़ा था, यानी प्रतिरक्षी में इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती, पढ़ा था। तो इस Ig को या फिर इम्यूनोग्लोबिन को Ig भी कह सकते हैं, इसीलिए इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक है, क्या कह देंगे इसे, इम्यूनोग्लोबिन G। इस प्रतिरक्षियों के प्रकार में से काफी बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कौन सी प्रतिरक्षी कहाँ से प्राप्त होती है, माता के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, आंवल या अपरा में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, और प्रतिजन से प्राप्त पहली उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं IgG सर्वप्रथम, एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है, यानी ऐसी प्रतिरक्षी जो आंवल को पार कर भ्रूण यानी शिशु तक पहुंचती है, उसे हम कहेंगे IgG। ठीक है, और उसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी गामा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले कि भ्रूण को प्राप्त पहली प्रतिरक्षी जो माता के आंवल से प्राप्त होती है, तो IgG। या फिर क्वेश्चन आ जाए IgG भ्रूण को कहां से प्राप्त होती है, तो माता के आंवल से। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगली प्रतिरक्षी IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। यह प्रतिरक्षी माता के दूध में पाई जाती है और इसका भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है अल्फा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि माता के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो IgA। अगली प्रतिरक्षी आती है IgM। तो IgM होती है वो प्रतिजन की क्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है, यानी जब प्रतिजन क्रिया करता है तो उससे प्राप्त प्रथम प्रकार की उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी, IgM है। अगली प्रतिरक्षी आती है हमारी IgE। बेसिलस में मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है, एलर्जी में सहायक होती है, तो वो कौन सी है, IgE। और इसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो एप्सिलॉन है, और IgM की थी क्या, म्यू। फिर आती है IgD, इम्यूनोग्लोबिन D। इसका कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, और इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है डेल्टा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछ गए हैं, माता के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, या फिर IgA कहाँ पर पाई जाती है, या फिर IgM किस प्रकार की प्रतिरक्षी है, या फिर आंवल से प्राप्त भ्रूण को प्रतिरक्षी को प्रथम प्रतिरक्षी कौन सी होती है, IgG, या IgG भ्रूण को कहां से प्राप्त होती है, आंवल से प्राप्त होती है, आंवल या अपरा से। ये इस प्रकार के क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस सारणी को नोट कर लो। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं तक, और आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। पाठ के शुरुआत में हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा एवं रुधिर समन्वय, तो प्रतिरक्षा वाला पार्ट तो हमारा फिनिश हो गया, यहीं तक है। और आगे कोई 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए तो हम पार्ट के लास्ट में देख लेंगे। और आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे
रुधिर समूह या फिर रक्त समूह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।